जिला न्यायाधीश बाली जी, अजय जी, नामिका जी, सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु और अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, बोलने से पहले इतना कुछ मंच संचालक कह गए, उसका दबाव होना तो अपेक्षित भी है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि विद्वान अधिवक्ताओं के सामने जो प्रतिदिन हम जैसे जजेस को पढ़ाने का काम करते हैं, निर्देशित करने का काम करते हैं, सहायता करते हैं उचित निर्णय पर पहुंचने में, उनके आगे अपने आप को, क्योंकि मैं जब अधिवक्ता था तो वक्ता भी अच्छा लगता था, लेकिन जज बनने के बाद तो लगता है कि अधिवक्तागण जो हैं वो हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। तो पहली तो बात ये कि इतनी बातें कहने के बाद अगर आपको लगा हो वही उस अपेक्षा में अच्छा ना उतर पाऊं तो क्षमा कीजिएगा, फिर भी प्रयास करूंगा। विषय को नया विषय है लेकिन विचार पुराना है। पुराना इतना भी नहीं कि कभी हमने विस्मृत कर दिया हो। लोकतंत्र की जब बात आती है तो भारत स्वतंत्र होने के बाद हमें लगता है हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विकसित होना हमने आरंभ किया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संकल्प लेते हैं भारत को एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। बाद में उसमें समाजवाद व पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जो उस वक्त की संविधान सभा में केटी शाह के अनुरोध के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने ठुकरा दिए थे, और उसके पीछे भी ऐतिहासिक कारण था। उसमें मैं विस्तार से इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो आज का विषय नहीं है, लेकिन संक्षेप में वर्तमान में उन शब्दों के मिलाने से संविधान का स्वरूप, ना संविधान का स्वरूप बदला है, ना भारत का विचार बदला है। क्योंकि उस वक्त जब प्रपोजल आई थी ये केटी शाह की तरफ से कि इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े जाएं, तो उस वक्त सोशलिस्ट की अवधारणा समाजवाद नहीं जोड़ी जाती थी, एक विशेष विचारधारा से जोड़ी जाती थी, जिसके विरोध में बहुत अधिक विचार भी थे, पक्ष में भी विचार थे। लेकिन भारत कभी कम्यून सिस्टम के प्रति अपने विचार उसके पक्ष के प्रति नहीं रखता था। और सेकुलर जो शब्द था, आज हम लेते हैं पंथ निरपेक्ष से, लेकिन अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में जाएं तो सेकुलर शब्द की उत्पत्ति वहां से हुई जब चर्च का शासन में बहुत अधिक हस्तक्षेप पड़ना शुरू हुआ, तो उसमें कैथोलिक प्रोटेस्टेंट निकले, और प्रोटेस्टेंट्स में से वो निकले जिन्होंने कहा ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, नेगेशन ऑफ गॉड, नेगेशन ऑफ रिलीजन। जबकि भारत में सेकुलर का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, पंथ निरपेक्ष। इसलिए जो लोग सेकुलर शब्द का पश्चिमी व्याख्या के अनुसार यहाँ पर पालन करवाना चाहते हैं, उसके कारण फिर मतभेद आते हैं कि ये शब्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे विचार में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायपालिका ने, राजनीतिक दलों ने, समाज ने जो सोशलिस्ट और सेकुलर का अर्थ भारत के परिप्रेक्ष्य में समझा है, मुझे लगता है उसके ऐड करने और डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोकतांत्रिक देश थे, लोकतांत्रिक देश है, और उस शब्दों को जोड़ने के बिना भी समाजवाद,
एक समाज के कल्याण के राज्य की कल्पना थी, पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना थी, वो आज के विषय के साथ इसलिए जरूरी है कि जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, जब हम लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं, तो उसका वो भी एक अभिन्न अंग है और प्राचीन काल से हम उसका पालन करते आ रहे हैं। क्योंकि हमने प्रियम्बल में कहा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, हमने कहा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार रखने, व्यक्त करने, पूजा पद्धति को अपनाने, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की एक रूपता, समानता और अवसर की भी समानता, और उसके साथ एक बंधुत्व कायम करना, फ्रेटर्निटी कायम करनी। कैसी? assuring the dignity of the individual, व्यक्तिगत किसी की व्यक्ति की प्रतिष्ठा को संरक्षित करते हुए, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए हम इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और लागू करते हैं। ऐसा 26 जनवरी 1949 को कहा गया। और हमें लगा कि हम 1947 के बाद 1950 में लोकतांत्रिक देश बन गए, और हमें पढ़ाया जाने लगा कि संविधान का ये भाग यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, और स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी, ये बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता, समानता, ये हमने फ्रांस से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली, जर्मन से ली, ये चीज यहाँ से ली। लेकिन मेरा ये मानना है, जिसकी मैं चर्चा करने का, आपके ध्यान में लाने का प्रयास करूंगा, कि ये सब विचार भारत की संस्कृति में पहले से ही अंतर्निहित थे। क्योंकि डेमोक्रेसी यानी क्या? जिसमें प्रजा को शासक चुनने में भागीदारी, शासक चुनने की स्वतंत्रता, शासक बदलने की स्वतंत्रता, यह एक मूल तत्व होता है। और शासन किसके लिए? जनहित के लिए, प्रजाहित के लिए, जन कल्याण के लिए। शासन व्यवस्था में अंतिम व्यक्ति का कुछ ना कुछ अंतिम व्यक्ति की भूमिका रहती है। उसके अतिरिक्त एक और उदाहरण आता है एथेंस का। जब हम कहते हैं कि यूनान में लोकतांत्रिक व्यवस्था 325 बीसी में आरंभ हुई, आज से 2300-2500 वर्ष पूर्व आरंभ हुई, और वहां चुनाव के माध्यम से प्रजा को कुछ अपने शासन में प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिला। लेकिन वो व्यवस्था केवल 200 साल रही। और जिस पश्चिम की बात हम करते हैं, वहां उसी समय में अरस्तु और गैलीलियो को समाज से विरुद्ध विचार रखने के कारण या तो जहर पीना पड़ा या कारावास भोगना पड़ा, और इस तरह के लोगों की या तो आंखें फोड़ दी गई, या जिंदा जला दिए गए, या मृत्यु को प्राप्त हुई। और उसके बाद इतिहास में आता है कि अमेरिका ब्रिटेन से, यूरोप की शक्तियों से आजाद हुआ 1744 के आसपास, और वहां संविधान बना 1788 में। भूल गया चश्मा। और 1776 में
अमेरिका इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करता है और 1788 में संविधान वहां का बना। यूरोपीय देशों में सन 1215 में लगभग मैग्ना कार्टा का चार्टर आया, जिसमें प्रजा के अधिकारों की कोई बात की गई। फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शायद हुई। हिस्ट्री में मैं थोड़ा कमजोर हूं, सन आगे पीछे हो जाए तो पढ़ के ठीक कर लेना, लेकिन ये सब 1700-1800 बीच की बातें हैं। और प्रजा के नागरिकों के कुछ अधिकार हैं, ये मैग्ना कार्टा चार्टर में या फ्रांस में क्रांति के बाद स्वीकार करना शुरू किया। रशिया में क्रांति आई 1917 में, लेकिन उससे पहले पश्चिम में राज्य की क्या अवधारणा थी? ऑस्ट्रेलियन थ्योरी हमने अधिवक्ताओं ने पढ़ी होगी कि राजा के मुख से निकला हुआ शब्द, राजा का मत और राजा का विचार ही कानून है। राजा कभी गलत नहीं करता है। सारी समाज व्यवस्था शासक को पोषित करने के लिए होती है और प्रजा सहित राज्य में जितने भी चीजें हैं वो शासक के सुख और हित के लिए होती हैं। प्रजा भी राजा की संपत्ति है। ये पश्चिम की अवधारणा थी। King can do no wrong and no one is above the king including the law. राजा से ऊपर कोई नहीं, विधान भी नहीं। यह पश्चिम की अवधारणा थी। उसमें दो उदाहरण आगे स्पार्टा के और यूनान के, तो हमें लगा कि वहां लोकतंत्र आज से 2800 साल पहले, 2500 साल पहले आया था, इसलिए हमने उनसे प्रेरणा ली। फ्रांस में क्रांति हुई, रशिया में क्रांति हुई, अमेरिका में आजादी प्राप्त हुई और अब्राहम लिंकन ने वहां सबको समानता का पाठ पढ़ाया, तो हम मताधिकार से सरकार चुनने वाले बने। लेकिन उन और नर और नारी के अधिकार की जब बात आती है, इसमें भी अगर हम इतिहास को जानते हैं तो महिला की उनकी अवधारणा थी पुरुष की पसली से निकाली गई, पुरुष के उपभोग के लिए बनाई गई वस्तु, जो ना जानवर है ना इंसान है, बल्कि उसके बीच की वस्तु है, जो उपभोग की वस्तु है। मताधिकार की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड में फर्स्ट टाइम पहली बार 1893 में मताधिकार महिला को मिला, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार तब भी नहीं था। 1917 में रशिया में अधिकार मिला, 1918 में जर्मनी में, 1928 में इंग्लैंड में और 1944 से 40 के बीच में फ्रांस में। भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो 1919 का जो एक्ट आया तो महिला को, सीमित महिलाओं को सीमित अधिकार मिले थे, जिनके पास संपत्ति होती थी या जो आय जिनके पास होती थी, या एक निश्चित उनके पास शिक्षा की एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती थी। 1927-28 के बाद जब इंग्लैंड में पूर्ण अधिकार मिला, तब भारत में भी महिला को अंग्रेजों के शासन में मत देने का अधिकार मिला। इसी तरह पश्चिम के जितने देश हैं उनमें 1700, 1800, 1900 बीच में मताधिकार का अधिकार महिलाओं को मिला। और तब लोकतांत्रिक शासन वहां पैदा हुए, जिसमें बंधुता का, समानता का, सोशल जस्टिस का, इकोनॉमिक जस्टिस के विचार पर सरकारें स्थापित होने लगी। हम क्योंकि आजाद 50 में हुए तो हमें लगा 50 के बाद हम लोकतांत्रिक बने, लेकिन भारत में लोकतंत्र का इतिहास क्या है, तो इस विषय पर अगर हमें सोचना है तो भारत के इतिहास को जानना होगा। यह तो सर्वसिद्ध है, मैं और आप नहीं कह रहे, विश्व के सारे देश मानते हैं कि भारतीय जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां पर अपनी उर्वरक बुद्धि का प्रमाण देते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी इंटेलिजेंस का, और उन समाजों की, उन देशों की उन्नति में सहायक सिद्ध होते हैं। तो जो
दूसरे देश में ऐसा करते हैं, तो हमारे देश में क्योंकि हमने गुलामी सहन की, तो हमारे मन में विचार आ गया है कि हम निकृष्ट हैं, हम दूसरों से ही सीखते हैं और दूसरे हमें सिखाते हैं और हम अपने स्व को भूल जाते हैं। भारत विश्व के प्राचीनतम राष्ट्रों में से एक है। ये बोलना आसान लगता है, लेकिन इस पर विवाद होता है। विवाद यह होता है कि मेसोपोटामिया की, मिस्र की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी, चीन की सभ्यता सबसे पुरानी, लेकिन इसके पुरातात्विक प्रमाणों पर अगर हम जाएं तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमें पढ़ाई जाती है। वह ईसा से 3300 वर्ष पूर्व, यानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई। सिंध में मोहनजोदड़ो हड़प्पन सभ्यता का एक विशाल नगर हम पाते हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी में 2600 से क्राइस्ट से 2600 वर्ष पुरानी लार्जेस्ट साइट मिलती है। धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में सभ्यताएं मिलती हैं। दो सभ्यताओं का उदाहरण देना चाहूंगा, एक बलोचिस्तान की और एक हरियाणा की, जिनको ओल्डेस्ट इन एशिया भी कहा जाता है। भिरडाना और मेहरागढ़ ईसा से 7 से 8000 वर्ष पहले, यानी आज से 10,000 साल पहले नागरिक सभ्यता के प्रमाण भारतीय इस उपमहाद्वीप में बनते हैं। क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान हो, बर्मा हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, वहाँ एक इवन अफगानिस्तान हो, वहाँ भारत की ही जो सभ्यता आज है वही सभ्यता थी, वही व्यवस्थाएं थी। सबसे पहली बात, कोई भी सभ्यता तब विकसित होती है जब कोई सुदृढ़ प्रणाली हो और सुदृढ़ प्रणाली के लिए एक ज्ञानवान, बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता रहती है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के नाम तो हमने सुने ही। अपने से नहीं समझना तो चीन के यात्री, क्योंकि जब अपने कहते थे कि हम विश्व को ध्यान देते थे तो समझ नहीं आता, जब किसी विदेशी का नाम लें तो लगता है बात सच्ची होगी। भारत के लोग योग 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 करते रहे, लेकिन जब से वो अमेरिका से लौट के योगा बन के नहीं आया, तब तक वो मूर्ख लोगों की एक शारीरिक क्रियाएं ऐसा माना जाता है। वेनसांग ने लिखा कि भारत में शासन व्यवस्था सुदृढ़ थी, चुनाव की व्यवस्था थी, राजा को बदलने का अधिकार था। तो हमें लगा अच्छा, ऐसा तब भारत में होता ही होगा। मैगस्थनीज ने लिखा लिच्छवी और मालव 2 गणराज्य थे। तो हमें लगा कि हाँ थे। तब हमें याद आया कि अभी नहीं, हम 3000 वर्ष पूर्व भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचित थे। लेकिन इन ऐतिहासिक प्रमाणों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। बख्तियार खिलजी 13 घुड़सवारों के साथ दिल्ली से चलता है और चटगांव तक जाता है। रास्ते में जितने गुरुकुल, विश्वविद्यालय मिलते हैं उनको जलाता चला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जलता रहा। इतनी पुस्तकें वहां पर थी। तो ये मैं उदाहरण साथ में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि कई बार हमें लगता है कि ये कोरी कल्पनाएं हैं जो हम कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है। तो हमें लगता है हमें तो अंग्रेजों ने शिक्षित किया, उससे पहले तो हम क्या मूर्ख थे क्या। लेकिन अगर हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा हो तो उन्होंने यूरोप की धरती पर जाके बोला था, जिस वक्त यूरोप और अमेरिका के लोग पत्ते शरीर पर बांधकर या नीला रंग शरीर पर मलकर ये सोच लेते थे कि उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, उस वक्त भारत के लोग वस्त्र का निर्यात करते थे। और कैसे वस्त्र का? जो एक गरी के खोल में पूरा थान आ जाता था। जो ऑस्ट्रिया के राजा को जब एक भारतीय व्यापारी ने
वो उपहार दिया तो उसने कहा इतने से कपड़े का क्या करूंगा। जब उसको खोलने लगे तो पूरा थान निकला। इतनी बारीकी का काम हम जानते हैं। अंतरिक्ष में नक्षत्र अरुंधति और वशिष्ठ ट्विन स्टार हैं। ट्विन स्टार का साइंस में एक नियम है कि एक दूसरे के एक स्थिर रहता है, दूसरा उसके साथ रिवॉल्व करता है। लेकिन अरुंधति वशिष्ठ ट्विन स्टार में क्या खासियत है, वो दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। और भारत में प्रथा थी कि शादी होने के बाद उस ट्विन स्टार को दिखाने की। क्यों? यह साबित करने के लिए, यह भाव जगाने के लिए कि जीवन जो है वो पुरुष और नारी के सहयोग से, बराबर सहयोग से चलता है। ये तो उसका एक उदाहरण दिया। लेकिन किस संदर्भ में कह रहा हूं मैं? जब विज्ञान में अगर हम विकसित ना होते तो इतनी छोटी सी बात जो नेक्ड आई से दिखाना संभव नहीं है और इतना पता लगाना मुश्किल है कि ट्विन स्टार का क्या गुण है और उनमें इस विशेष स्टार्स का इनका क्या गुण है। जब ये विद्या हमें प्राप्त थी, जिंक शायद अब मुझे पूरी तरह याद नहीं, 999 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई थिंक वो मेल्ट हो जाता है और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवेपोरेट हो जाता है। 1 डिग्री या 2 डिग्री का हमें बीच में गैप मिलता है जिसमें हम उसमें लिक्विड बना सकते हैं। और वो फर्नेस हिंदुस्तान के लोग जानते थे। गोल्ड और मरकरी के एटॉमिक नंबर में थोड़ा सा अंतर है, शायद 1 नंबर का या 3 नंबर का। नागार्जुन गुजरात के शासक थे। वो उस एटॉमिक संरचना को ब्रेक करके मरकरी से गोल्ड बनाने की विद्या जानते थे। तो क्या शासन की व्यवस्था में हम मूर्ख थे? तो क्या शासन और न्याय व्यवस्था पर हमने विचार नहीं किया होगा? किंतु वो ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? उसका साहित्य में प्रमाण मिलेगा। लेकिन हमने अपने साहित्य को धार्मिक ग्रंथ बांधकर लाल कपड़े में लपेटकर शेल्फ में रख दिया। वेद, श्रुति, उपनिषद, संहिताएं, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इनको धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इनको एक राजनीतिक विश्लेषण की तरह, एक अधिवक्ता के विश्लेषक की तरह, एक अन्वेषक की तरह, एक खोजी व्यक्ति की तरह ऐतिहासिक रूप से पढ़ना चाहिए। और जब उसको आप पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र कहता है राजा न्यासी है, ट्रस्टी है। अष्टावक्र गीता में जनक ने कहा मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अष्टावक्र ने पूछा क्या इनाम दोगे, तुम्हारे पास है क्या? तो उसने कहा मेरा राज्य। तो उसने कहा इसके तो तुम ट्रस्टी हो। उसने कहा राजकोष। बोला ये भी तुम्हें राजा शासन चलाने के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए तुम्हें इसकी जिम्मेवारी दी गई है, ये भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी उसने कहा मेरी पत्नी, बच्चे, परिवार, तो वो भी कहा वो भी समान रूप से स्वतंत्र आत्माएं हैं, उन पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो इससे बड़ी लोकतांत्रिक विचार क्या हो सकता है कि पत्नी पर, बच्चे पर भी अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्र हैं सोच विचार करने के लिए। इसलिए उनको कोई व्यक्ति युधिष्ठिर की तरह दांव पे नहीं लगा सकता। ना शासन, ना उसका राज्य है, ना वो राजकोष है, ना परिवार है, सबकी स्वतंत्र सत्ता है। तो इससे बड़ी लोकतांत्रिक सोच और क्या हो सकती है? क्या इस परिप्रेक्ष्य से, इस दृष्टि से हमने कभी ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश की? और ये ग्रंथ कोई पूजा पद्धति का निर्धारण करने वाले ग्रंथ नहीं है। अभी लोकतंत्र में कहते हैं हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर शुड बी द पनिशमेंट।
मैं मनुस्मृति की सारी बातों को सही नहीं ठहराता, पुराणों की सारी बातों को सही नहीं ठहराता। उसका भी कारण है, क्योंकि उनमें डिस्टॉर्शन हुई है, उनमें विक्षेप हुआ है, उनमें एडिशंस हुई हैं, जिसके कारण हम आपस में बंट सके, जिसके कारण उनको निकृष्ट समझा जाए। और इसीलिए स्वामी दयानंद ने कहा था कि ऐसी पुस्तकों को गठरी में बांधकर गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। और मैं भी वेद और उपनिषद के आधार पर ये कह सकता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसमें जो सही बात है उसमें है कि जो अनपढ़ आम आदमी है उसको 1 पण का दंड, उससे अगले स्तर का व्यक्ति उसको 2 पण का, और अगर राजा अपराध करता है उसको 4 पण का दंड, यानी 4 गुना दंड मिलना चाहिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी आगे कहां वो पश्चिम के लोग जिन्होंने कहा किंग कैन डू नो रॉन्ग, और यहाँ का राजा अगर अपराध करता है तो उसको ज्यादा दंड ज्यादा मिलना चाहिए। तो किसका सुपरमेसी किसकी हुई? प्रजाहित की, जनहित की, जन कल्याण। धर्म राज्य की बात जब करते हैं तो यानी क्या किसी पूजा पद्धति की हमने बात की? राजा सम्राट अशोक का राजधर्म था बुद्ध, लेकिन किसी पर थोपा गया क्या? धर्म पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं हम, तो नॉन बिलीवर्स को भी ऋषि मानते हैं। जिसने कहा ईश्वर नहीं है उसको भी ऋषि का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि यह भी एक विचार है। जिसने कहा ईश्वर साकार रूप है उसको भी ऋषि का दर्जा दिया। जिसने कहा निराकार है उसको भी ऋषि का दर्जा दिया। जिसने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लियो घी पियो और भगवान किसने देखा है ही नहीं, और उसके बाद उसको लौटाने की चिंता मत करो, चारवाक ऋषि, उसको भी हमने ऋषि कह दिया। भारत के विद्वान हुए जैमिनी, शवर, कुमारी भट्ट, प्रभाकर, पार्थसारथी मिश्रा, शालिनाथ, भट्ट शंकर, अपादेव, माधवाचार्य, वाचस्पति मिश्रा, सैकड़ों हमारे विद्वान पुरुष हुए। तब हमें लगता है कि नारी को तो शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र नहीं था। लेकिन उसमें भी क्या हम जानते हैं? गार्गी को, मैत्री, अपाला, घोषा, लीलावती, अरुंधति, अनुसुया, देवहूति, सीता, विद्युत्मा, अहिल्या, सुप्रभा, जया, दक्ष की पुत्रियां, तो जब इस चीजों का हमें भान नहीं रहता तो हमें लगता है कि नारी स्वतंत्रता जो एक लोकतांत्रिक देश में होनी चाहिए वो पश्चिम से आई है। लेकिन रामायण पढ़ते पढ़ते एक घटना आती है कि राजा दशरथ ने कैकेयी को 3 वचन दिए। कहाँ दिए? युद्ध के मैदान में, खाना बनाने गई थी, दाल को तड़का लगाने गई थी, वहां राजा दशरथ के बटन सिलने गई थी। राजा दशरथ को युद्ध में घायल अवस्था में रथ का संचालन करते हुए, शत्रुओं से लड़ते हुए उसको बचाने में जो कामयाब हुई, तो क्या अचानक उसमें दैवीय शक्ति आई थी? अगर वो नारी शिक्षा, नारी को सब प्रकार की युद्ध कला की शिक्षा, रथ चलाने की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती तो क्या ये संभव था? तो इस तरह से पढ़ने की, इस तरह से सोचने की जरूरत है। राम ने शबरी के झूठे पैर खाए और हमें लगा अनटचेबिलिटी जो संविधान में आई वो पश्चिमी राज्य से आई। उन देशों में जहां सामंतवादी व्यवस्था थी, जहां घुटने पर राजा के आगे खड़े होने पड़ता था, जहां राजा की आज्ञा हो तो ही वस्त्र पहन सकते थे, नहीं पहन सकते थे। एक विशेष प्रकार के वस्त्र को नहीं पहन सकते थे। लेकिन मैक्स मूलर जैसे लोग आए, स्कॉलरशिप मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और विक्षेप पैदा करने की उनको विशेष कार्य सौंपा गया। और वेदों में श्लोक आता है कि वृषभ ने धरती को धारण किया है अपने आकर्षण से,
तो विषम का अर्थ संस्कृत में बैल भी है और सूर्य को भी विष कहते हैं। सूर्य ने धरती को आधारण किया अपने आकर्षण से, एक वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन मैक्स मूलर ने कहा नहीं, भारत के लोग मानते हैं बैल ने पृथ्वी को धारण किया, और हमने भी मान लिया कि हमारे वेद में ऐसा ही लिखा है। वही लोकतांत्रिक प्रणाली की जब बात आती है तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने आर्य इन्वेजन की थ्योरी इजाद की कि आर्य आए और आक्रमण किया, और उन्होंने आकर के यहाँ पर संस्कृति का विकास किया। तो जब हम यहाँ से कहीं जाते हैं, किसी संस्कृति का विकास करते हैं, तो यहाँ के उस संस्कृति के ट्रेसेस यहाँ मिलते हैं ना। तो अगर वो मध्य एशिया से आए तो ऐसा क्या, मध्य एशिया में तो रहे वो मंगोल बनकर के, व्यभिचारी बनकर के, आतताई बनकर के, राक्षसी बनकर के, दैत्य बनकर के, और यहाँ आकर के एकदम सज्जन होकर ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, महाभारत, गीता, रामायण सब रच दिए उन्होंने, वो भी भेड़ें चराते हुए। लोकतांत्रिक प्रणाली की जब बात आती है तो वेदों का इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि वेद, ऋग्वेद के बारे में सब ये एक एक्सेप्टेड तथ्य है जिसको पश्चिम वाले बोलते हैं कि 5000 साल से पुराना है। जैसे हमारा विचार तो है वो अनंत काल से श्रुति से परंपरा चली आई, हमने बातों को कंठस्थ रखा, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पढ़ाते चले गए। लिखने का जब इजाद व्यवस्था हुई तो उसको लिखना शुरू किया, लेकिन कम से कम 5000 तो सभी मानते हैं। तो 5000 साल पहले वेद क्या कहते हैं? राजा शासक व्यवस्था संचालित करने का एक उपकरण मात्र है। महाभारत में शांति पर्व आता है, युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न पूछते हैं राजा किस लिए होता है? कहते हैं जब शक्ति बढ़ती है तो अनियंत्रित होती है, समाज में अराजकता फैलती है, और मनुष्य में जो पशु स्वभाव होता है कई बार उभर कर वो अत्याचार करता है। तो राजा का कर्तव्य रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना है, धर्म का शासन स्थापित करना है। तो लोकतांत्रिक देश का प्रथम कर्तव्य टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। तो वेद से निकल करके, महाभारत से आकर के आज जब हम उसको पढ़ेंगे, और उसका समय सीमा, महाभारत भी 5100 साल से पहले हुआ क्योंकि हमारे काल गणना की जा रही है। आज विक्रमी संवत चल रहा है, विक्रमादित्य का राज्याभिषेक आज से 2100 मैं भूल गया था, 171 पे जा रहा था, तो मैं चुप इसलिए हो गया कि आप में से कोई सही जानता। 2181 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ, तो आज से उससे संवत आरंभ हुआ। क्यों उदाहरण दे रहा हूँ विक्रमादित्य का? हम पंचांग जो पढ़ते हैं वो पंडितों के पढ़ने की पोथी नहीं है, वो कैलेंडर है हमारा, और उस कैलेंडर में कल्कि, उसमें युगाब्द, उसमें कृष्ण संवत, वो सब रहते हैं। और कृष्ण संवत आता है 5125 वर्ष पुराना शायद, तो यानी 5125 वर्ष कृष्ण का जन्म या राज्याभिषेक हुआ। तो महाभारत लगभग 5000 साल पुराना हुआ। और महाभारत के समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बहुत सारे राज्यों का वर्णन आता है, जो गण राज्य थे, जो जनपद थे, जहाँ चुनाव के माध्यम से शासन व्यवस्था चलती थी। और इसके पुरातात्विक प्रमाण में जाना हो तब हम पाते हैं कि परिषद होती थी, सभा होती थी, और राजा को उसको मानना पड़ता था, राजा उससे ऊपर नहीं होता था। और वर्तमान में राम शास्त्री ने पेशवा को जब हत्या का दोषी ठहरा दिया था तो उसको राज्य छोड़ना पड़ा था, और अमात्य परिषद ने शासन व्यवस्था की थी। कलिंग में जब अशोक के जीत के बाद वहां शासन व्यवस्था हुई, वहां की जो समिति 8 लोग मिलकर के जो लोगों द्वारा चुने हुए थे वो चलाते थे। चोल साम्राज्य के अभी उत्कीर्ण मिले हैं
खनन से ताम्र पत्र मिले हैं, उनमें घड़े में मतपत्र डालकर ताड़ के पत्र पर नाम लिखकर शासन व्यवस्था की जाती थी। लोकतंत्र में जो राजनेता या पद पर जाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कानून बनता है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते वर्तमान में। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। लेकिन भारत में क्या व्यवस्था थी? महाभारत में भी है, और ये चोल साम्राज्य के जो 1300-1400 साल पुराने जो मिले हैं, जो व्यक्ति चुने जाने के बाद अपना पद का दुरुपयोग अपने लाभ या परिवार के लाभ के लिए करता था, उसकी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ सकती थी। वो भारत का लोकतंत्र की व्यवस्था। मुझे लगता है इस विषय पर बहुत बोला जा सकता है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे इग्नाइट करना था, आपको एक सूत्र देना था। आप इन चीजों को पढ़ें। जैसे आप मत दान करते हैं तो कितनी प्रणालियां यहाँ पर, कितनी प्रणालियां, मत किस किस तरह से व्यक्त होता है? बोलेंगे गुप्त मतदान से, यही कहते हैं। इसको गूढ़क कहते थे प्राचीन भारत में, गूढ़क। मत पत्र पर मत लिखने वाले का नाम नहीं होता था, वो अपना मत लिख के डाल देता था। एक और भी करते हैं, रेजिंग दी हैंड्स भी करते हैं ना, होता है ना, हाथ खड़े करके, तो उसको विवृतक कहते थे। प्रकट रूप से घोषणा करके अपने विचार को व्यक्त करना। तीसरा, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, इधर उधर भी चुनाव हुए, पर्यवेक्षक जाते हैं। सब विधायक जो पर्यवेक्षक गए उनके कान में ही बोलते हैं, अकेले कमरे में बोलते हैं। तो भारत में उसका भी विचार प्राचीन काल से, और उसको कहते थे संकर्ण चल्पक। कर्ण, कान में बोलकर निर्णय लेने के लिए दिशा देना, और इसके लिए मतदान की प्रक्रिया अपनाने की स्वतंत्रता थी। राजा निरंकुश नहीं था। शासक बदलने की शक्ति, आप बोलेंगे कि प्रजा तो जन्म दर चलता था। अगर ऐसा ही होता तो हमारे इतिहास में वो वृतांत ना आते जब राजा ने अपने पुत्र की अपेक्षा किसी और का राज्याभिषेक किया, बड़े पुत्र की अपेक्षा किसी और छोटे पुत्र का राज्याभिषेक किया। जस्टिस रमन जॉयस की बुक में एंशिएंट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बंगाल के एक गोपाल का वर्णन आता है राजा का। पाल वंश जिनसे चला, राजा जब व्यभिचारी हो गया तो प्रजा ने उसके खिलाफ आवाज उठा करके एक मत होकर के राजा को गद्दी से हटाया और एक जूते बनाने वाले गोपाल को अपना शासक बनाया उसके गुणों के कारण, और वो पाल वंश जना। क्योंकि वो शासन करने लगे तो राजवंश कहलाया था जूते बनाने। आपके हिमाचल में कुटलहड़ में 4-5 पीढ़ी पहले वो ब्राह्मण हुआ करते थे, जागीर मिल गई, शासन करना शुरू हुआ, वो राज परिवार वाले हो गए। यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था रहती है कि गुण कर्म के अनुसार विभाग बनते हैं, जो गीता में भी कृष्ण ने कहा है, गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के अनुसार डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। तो आज भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही तो करते हैं। गीता में कहा है न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजते। मैंने न कर्तापन निर्धारित किया है न कर्म का निर्धारण किया है, वह अपने योग्यता के अनुसार अपने जीवन में जो प्राप्त करते हैं उसकी आपको स्वतंत्रता है। तो यह लोकतांत्रिक विचार, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार हैं, हम इतिहास में पाते हैं। चाहे वो मनुस्मृति हो, शुक्र नीति हो, यजुर्वेद हो, उनमें मंत्री परिषद का विवरण आता है। वैशाली 7,707 सदस्य उसकी परिषद में थे, इतना बड़ा गणराज्य था। इलेक्टेड मेंबर्स जो थे 7,707। गंगा के उत्तरी क्षेत्र में बिहार में एक गणराज्य था,
वज्जी, लिच्छवी, विदे, कुंडग्राम, अशिष्ट, औटुंबर, कंठ, कुणिद, क्षुद्रक, पतानप्रस्थ, मालव, अग्रेय, मानव, अर्जुनियन, यौधेय, चोल, कलिंग, ये इतिहास में गणराज्य जो रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाले जो शासन रहे, ये वो भारत के हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, अष्टावक्र गीता, महाभारत, इसके उदाहरण जो मैंने आपको दिए, मुझे लगता है इसके साथ आप अवश्य ही अपने आप इस पर अध्ययन करेंगे, ऐसी संगोष्ठियां करेंगे और जिनमें पूरा दिन विचार करेंगे, तब आप पाएंगे कि एक से नहीं हजारों प्रमाण इस बात के हैं कि लोकतंत्र का विचार सर्वप्रथम भारत में ही चला और भारत से ही आगे बढ़ा। क्योंकि जैसे चाणक्य ने कहा, प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम च हिते हितम, यानी प्रजा के हित में, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, और जब प्रजा का दुखी होती है तो राजा का अहित होता है। और अंत में बाकी बातें बंद करता हूँ क्योंकि कोर्ट का भी टाइम है आगे और सब लोगों ने अगले काम करने हैं। एक बात से समाप्त करूंगा कि वेदों में एक मंत्र आता है और उससे आप किस तरह पाएंगे कि क्या हमारा समाज के प्रति, राष्ट्र राज्य के प्रति विचार था। संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनासि जानता, देवा भागम पूर्वे संजानाना उपासना। हम सब एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें, हम मन से एक हों। और प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा, इसलिए वो वंदनीय है। यानी ये नहीं कहा बिलासपुर के लोग या शिमला के लोग या भारत के लोग या एक वर्ण के लोग, एक वर्ग के लोग, एक देश के लोग, एक भाषा बोलने वाले या मुख्य भाषा बोलने वाले लोग ही पल्लवित पोषित हों, आगे बढ़े। हम सब irrespective of caste, creed, religion, place of birth, residence, place of work, or means of the religion, अमीर गरीब, इन सब बातों से ऊपर उठकर हम सब एक साथ उठें, चलें, सोचें और देवत्व से ईश्वरत्व की ओर आगे बढ़ें। इस विचार को लेकर के जब शासक शासन करता हो, समाज व्यवस्था स्थापित होती हो, तो वह अंतर्निहित रूप से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। इसलिए वो लोग जो लुटेरे थे, वो लोग जो प्रजा को उपभोग की वस्तु समझते थे, उनको आदर्श ना मानते हुए अपने पूर्वजों में अपनी पहचान ढूंढे। लेकिन अंत में ये भी कहता हूँ, मेरे दादा बहुत अच्छे थे, मेरे परदादा बहुत अच्छे थे। हमारे यहाँ तो रानी लक्ष्मीबाई को भी युद्ध कला सिखाई गई, दुर्गावती, चेन्नम्मा, कन्नगी, कैकेयी, युद्ध क्षेत्र में उनको शिक्षा थी। सावित्री को पति चुनने की स्वतंत्रता थी, सारे देश में घूमी। विद्योत्मा ने कहा जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उसको ही पति वर्ण करूंगी, इतनी स्वतंत्रता थी। दक्ष की पुत्री सती ने अपनी इच्छा से, पिता की इच्छा से विरुद्ध शिव से विवाह किया, उसकी अनुमति थी। रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिख करके कृष्ण के साथ विवाह किया, उसकी स्वतंत्रता थी। ईश्वर को मानने ना मानने वाले को भी ऋषि मानते थे, वह स्वतंत्रता थी। सबके कल्याण की हम बात करते थे, ऐसे हमारे पूर्वज थे। इससे ही काम नहीं चलेगा। हम थे वो तो याद रखना ही चाहिए, लेकिन जो रूढ़ियां समाज में आ गई हैं,
जिनके कारण हम अलोकतांत्रिक बनने की ओर बढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक देश होते हुए भी अलोकतांत्रिक कृत्यों में संलग्न संलिप्त हो रहे हैं, उसको बदलने के लिए प्राचीन से प्रेरणा लेकर नवीन का जो अच्छा है उसको मिलाकर नए समाज की संरचना करें, तभी इस चर्चा का भी लाभ होगा कि हम लोकतांत्रिक थे, लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक रहेंगे। जहां मानने वाला बिलीवर ईश्वर को मानने वाला थोप नहीं सकता कि ईश्वर को मानो ही, उसी तरह सेकुलरिज्म के नाम पर ना मानने वाला, ना अस्ति कहने वाला, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना रखने वाला दूसरे को बाधित नहीं कर सकता कि आप ना मानो। अगर ऐसा करेंगे तो कहां गया संविधान की प्रस्तावना? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वो इसलिए सब तरीके से सोचने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक यानी सही रूप में लोकतांत्रिक बने। और जो मैंने उदाहरण दिए उसका मतलब ये भी नहीं कि जैसे कृष्ण का नाम लेकर आज उच्छृंखल, मैं तो शब्द कहूंगा बदमाशी की घटनाओं को हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि कन्हैया, वो भी एक चाल है इसी तरह की हमें विभ्रमित करने की। उसका उदाहरण देने की जरूरत समझता हूं, इसलिए 1 मिनट और लूंगा। कृष्ण ने गोकुल छोड़ा कितनी आयु में? 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच में। 11 से 14 वर्ष की आयु में क्या आचार विचार व्यवहार और किस तरह का प्रेम होता है उसकी कल्पना कभी हमने की क्या? हमने तो गोपियों के साथ नाचते थे। तो हम 16,000 पत्नियां रखते थे। कौन थी 16,000 लड़कियां? जरासंध के कैद से अपहृत बंदी बनाई हुई वो लड़कियां जिनको उनके परिवारों ने, उनके भाइयों ने, उनके पतियों ने, उनके पिताओं ने जो उनकी रक्षा नहीं कर सके थे, उन लोगों ने उपेक्षित करके समाज से बहिष्कृत कर दिया था कि तुम दूषित हो, तुम्हारे हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है। उनको कृष्ण ने अपनाकर पति का नाम दिया ताकि वो आत्महत्या ना करें, ताकि वो वेश्यावृत्ति ना करें, ताकि वो भूख प्यास से बिलखती हुई उपेक्षित और त्याज्य जीवन व्यतीत ना करें। और रही गोपियों की बात, राधा और कृष्ण के प्यार की उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि उसमें न शारीरिक, न व्यापारिक, न आर्थिक किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं है। दंपत्ति के लिए सीताराम और रुक्मणी कृष्ण की बात की जाती है। प्रेम यानी समर्पण। समर्पण किस लिए? 11 से 14 साल के बच्चे का और एक महिला का कैसा प्रेम हो सकता है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए साथ में जोड़ा कि जब मैंने नारी शिक्षा की, नारी स्वतंत्रता की, वर चुनने के अधिकार की बात की, तो साथ ही जो रूढ़ियां आ गई हैं, जो विकृतियां आ गई हैं, उनको भी खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है। धर्म के नाम पर, प्राचीन संस्कृति के नाम पर हम ऐसी चीजों को साथ लेके ना चलें जो मर गए बंदरिया के बच्चे की तरह हैं और हम बंदरिया के बच्चे की तरह उनको छाती से चिपकाए रहते थे। इतनी ही बात कहूंगा। विषय से थोड़ा इधर उधर भी बात की, किंतु वो इसलिए आवश्यक थी कि जब लोकतंत्र की बात आती है तो नारी स्वतंत्रता की बात आती है, विचार स्वतंत्र रखने की बात आती है, केवल शासक चुनने की बात नहीं आती, किसी मत विश्वास को रखने और व्यक्त करने की बात आती है। तो हमारे यहाँ ऋषि ही नहीं हुए, गार्गी और मैत्री के भी गुरुकुल हुआ करते थे। तो वीमेन एजुकेशन की बात है, वीमेन को सेना में ले जाने की बात है, जो हम आज कहते हैं कि पश्चिम से सीखा नहीं। हमें सभ्य समाज के व्यक्ति थे और हम उससे भी अधिक सभ्य समाज स्थापित करेंगे।
इसका संकल्प हम लें तो 26 नवंबर 1949 को जो अधिनियमित आत्मार्पित और जो लागू किया गया संविधान, तो मैं मानूंगा कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी आत्माओं को भी, हमारे पूर्वजों की आत्माओं को भी और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी क्या होगा, संतुष्टि मिलेगी। इतनी ही बात कहते हुए कई बार बोल चुका, अब अंतिम बात। हेलो, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर जी का कि आज उन्होंने हमें भारत लोकतंत्र की जननी इस विषय पर संबोधित करके हम सबका मार्गदर्शन किया।